वेलकम टू ऑल कैंडिडेट ऑन आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ निर्मल क्लासेस मंडावा। आज हम डिस्कस करेंगे हीट एंड टेम्परेचर के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और उसके बाद देखेंगे उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ स्पेशल या फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट। उष्मा मतलब हीट के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। पहले, किसी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा वस्तु के आयतन पर निर्भर नहीं करती है। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम तापमान से संबंधित है। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम किससे संबंधित है? तापमान। तापमान मतलब टेम्परेचर से संबंधित है। उसके आगे है माइका। माइका को क्या बोलते हैं? माइका को हिंदी में बोलते हैं अभ्रक। तो अभ्रक क्या होता है? वो ऊष्मा का तो अच्छा चालक है और विद्युत का वो कुचालक है। रुद्रोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का अवशोषण या निष्कासन शून्य होता है। किस प्रक्रम में ऊष्मा का अवशोषण व निष्कासन शून्य होता है? तो वो होता है रुद्रोष्म प्रक्रम में। उसके आगे है मनुष्य का सामान्य तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर हम क्या बोल सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट, किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। पानी की पाइपें सर्दियों में फट जाती हैं। कोई भी पानी की पाइप है वो सर्दियों में फट जाती है। क्यों फट जाती है? क्योंकि जब पानी जमता है तो वो फैलता है, इस वजह से पानी की पाइप सर्दियों में फट जाती है। क्योंकि जमते समय पानी फैलता है, इस वजह से वो पाइपें फट जाती हैं। रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में हमारे कौन सी गैस होती है? प्रसारित करने पर शीतलित होती हैं। कौन सी गैस है? प्रसारित करने पर जो शीतलित होती है, जो ठंडी होती है, वो गैस यूज की जाती है। दबाव बढ़ने पर ठोस का क्वथनांक बढ़ जाता है। दबाव बढ़ने पर ठोस का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो वो बढ़ जाता है। झील की सतह पर जमती है लेकिन तली में पानी द्रव रहता है, क्योंकि बर्फ, कोई भी झील है उसकी सतह पर तो बर्फ क्या, पानी क्या होता है? वो ठोस हो जाता है, जम जाता है। और नीचे क्या होता है? वो द्रव अवस्था में, मतलब लिक्विड स्टेज में होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है क्योंकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक है। बर्फ क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। उसके आगे ऊष्मा के स्रोत, ऊष्मा के सोर्सेज क्या क्या हैं? तो ऊष्मा का जो सबसे मेन सोर्स है वो क्या है? वो है सन। सूर्य है वो ऊष्मा का मेन सोर्स है। सूर्य ऊर्जा का परम और सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य है वो ऊर्जा का सबसे मेन स्रोत है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। परमाणु ऊर्जा बायोमास का स्रोत नहीं है। बाकी बायोमास के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे कोयला, गोबर गैस, ये सब क्या हैं? उसके बायोमास के सोर्सेज हैं। लेकिन जो परमाणु ऊर्जा है वो नहीं है। क्या है? कोयला, लकड़ी और गोबर गैस बायोमास ऊर्जा के उदाहरण हैं। यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा नहीं होता है? वो यूरेनियम नहीं होता है। उसके आगे ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रियाएं, कौन कौन सी प्रक्रिया हैं? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होती है? विद्युत ऊर्जा बनती है जिससे बल्ब जलते हैं। हवा की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है जिससे
पंप चलाए जाते हैं जिससे जो पवन चक्की है वो चलाई जाती है। समुद्री लहरों की गतिज ऊर्जा से बिजली उत्पन्न होती है। समुद्री लहरें हैं, उनकी गतिज ऊर्जा से बिजली, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर ऊर्जा प्राप्त होती है। किस ईंधन के जलने पर ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो जीवाश्म ऊर्जा के जलने पर, ईंधन के जलने पर क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर सेल का उपयोग उपग्रहों में प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में होता है। तो उपग्रहों में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? वो है सौर सेल। सौर कुकर में तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। कौन से प्रभाव का उपयोग होता है? वो होता है तापीय प्रभाव का। पर्यावरण के अनुकूल सौर ऊर्जा, अनुकूल ऊर्जा स्रोत, पर्यावरण के हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके जो अनुकूल है, जो उसको इफेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे कौन से स्रोत होते हैं? सबसे मेन सोर्स है वो क्या है? सन। जल विद्युत संयंत्रण अच्छा स्रोत है क्योंकि ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है। पवन ऊर्जा आसानी से उपलब्ध है और लंबे समय से उपयोग की जा रही है। पवन चक्की को चलाने के लिए न्यूनतम 15 किलोमीटर पर हावर की 15 किलोमीटर पर हावर का वेग आवश्यक होता है पवन चक्की को चलाने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं। जो मैंने फैक्ट बताए हैं उन्हीं के रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चंस है, तो आप भी अपना कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। अभी मैंने बताया था कि किसी भी वस्तु के द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है? वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर, वस्तु के ताप पर या फिर वस्तु के आयतन पर। तो मैंने अभी बताया था कि ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती? वस्तु के आयतन पर निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन डी हमारा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम संबंधित है। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम किससे संबंधित है? टेम्परेचर से। किससे संबंधित है? टेम्परेचर मतलब तापमान से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या है? आंतरिक ऊर्जा से, तापमान से, ऊष्मा से या फिर कार्य से। तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम किससे रिगार्डिंग है, किससे संबंधित है? वो है तापमान से। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है? ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है, कौन सा है वो हमने अभी पढ़ा था, एब्रक। एब्रक को क्या बोलते हैं? माइका। एब्रक मतलब माइका। तो माइका क्या है? वो ऊष्मा का तो अच्छा सोर्स है, जबकि विद्युत का वो क्या है? कुचालक है, विद्युत का अच्छा सोर्स नहीं है। तो माइका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। किस प्रक्रम में अवशोषित या निष्कासित ऊर्जा शून्य होती है? अवशोषित और निष्कासित ऊर्जा शून्य है तो किस प्रक्रम में होती है? समतापीय प्रक्रम, रुद्रोष्म प्रक्रम, समआयतनिक प्रक्रम या फिर समदाबीय प्रक्रम। तो अवशोषित और निष्कासित ऊर्जा शून्य होती है, किसमें होती है? वो होती है रुद्रोष्म प्रक्रम में। अगला क्वेश्चन। मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है। मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? या तो होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन क्या दिए हैं? 98 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होगा, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट सही आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन।
किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ के ताप पर, पदार्थ के घनत्व पर, विशिष्ट ऊष्मा पर या फिर पदार्थ की रचना पर। तो पूछा है ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है, तो ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? विशिष्ट ऊष्मा पर। ये क्वेश्चन वही हैं जो हमने पीछे फैक्ट पढ़े हैं, तो आप भी अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। अगर ठंड ज़्यादा हो तो उसमें पानी की पाइप फट जाती हैं। क्यों फटती हैं वो? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। पानी अगर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? पानी फैलने लगेगा। इस वजह से वो पाइपें क्या होती हैं? वो फट जाती हैं। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में कौन सी गैस होती हैं जो क्या करती हैं? प्रवाह के कारण शीतलित होती हैं, प्रवाह के कारण तापित होती हैं, संपीड़ित करने पर शीतलित होती हैं या फिर प्रसारित करने पर शीतलित होती हैं। तो रेफ्रिजरेटर में जो गैस हैं वो क्या होती हैं? प्रसारित करने पर शीतलित, मतलब ठंडी होती हैं। अगला क्वेश्चन, दबाव बढ़ने पर ठोस का क्वथनांक। अगर दबाव बढ़ेगा तो ठोस का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाता है? तो दबाव बढ़ने पर ठोस का क्वथनांक है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्दी में झील की सतह जम जाती है पर इसकी तली में जल द्रव अवस्था में रहता है, क्योंकि सर्दियों में झील की सतह पर तो क्या हो जाता है? बर्फ, पानी है वो जम जाता है, जबकि जो नीचे है, जो तल में पानी है वो द्रव अवस्था में, मतलब लिक्विड स्टेट में रहता है। ऐसा क्यों होता है? बर्फ ऊष्मा का कुचालक है, झील की सतह ठोस होती है, 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिक होता है या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो बर्फ है वो ऊष्मा का कुचालक है। इस वजह से क्या होता है? झील की सतह पर तो ठोस होता है या और उसके तल में जल द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का परम स्रोत है। ऊर्जा का परम, मेन सोर्स क्या है ऊर्जा का? वो है सन। ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है? सन। सूर्य ऊर्जा का परम स्रोत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? बायोमास ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? कोयला, लकड़ी, गोबर गैस या फिर परमाणु गैस। तो कोयला, लकड़ी और गोबर गैस तो क्या है? बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन इसमें पूछा है ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो वो कौन सा होगा? परमाणु ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रक्रिया एक बल्ब को जलाने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सूर्य की ऊर्जा के निष्कर्षण की व्याख्या करती है? एक बल्ब को जलाने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का निष्कर्षण कौन सी करती है? विद्युत ऊर्जा का सौर ऊर्जा में रूपांतरण, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, सौर ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण या फिर गतिज ऊर्जा का सौर ऊर्जा में रूपांतरण। तो बल्ब को जलाने के लिए हम सन का यूज कर रहे हैं, तो क्या है? सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। अगला क्वेश्चन, क्या जल विद्युत संयंत्रों को ऊर्जा का अच्छा या खराब स्रोत माना जाता है? अच्छा माना जाता है क्योंकि ये कार्बन से ऑक्साइड का उपयोग करता है। खराब क्योंकि ये ऊर्जा के स्रोत के रूप में पानी का उपयोग करता है। अच्छा है क्योंकि ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है। बुरा है क्योंकि जीवाश्म ईंधन जलाने पर कोई राख उत्पन्न नहीं होती है।
तो जल विद्युत संयंत्रों को ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है क्योंकि ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रक्रिया जल उठाने वाले पंप के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हवा से ऊर्जा निकालने की व्याख्या करती है? हवा की यांत्रिक ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। हवा की गतिज ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। हवा की यांत्रिक ऊर्जा को संभावित ऊर्जा में परिवर्तित करना, या फिर हवा की संभावित ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। तो क्वेश्चन क्या है, जल उठाने वाले पंप के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हवा से ऊर्जा निकालने की व्याख्या क्या करती है, कौन सी करती है? तो हमने अभी पीछे जो फैक्ट पढ़े थे उसमें मैंने ये बताया था कि हवा के गतिज ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण ही राइट आंसर होगा इसका। एक छात्र जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निकालना चाहता है, कौन सी प्रक्रिया उसे जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निकालने में मदद करेगी? जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निकालना चाहता है तो जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निकालने के लिए उसे कौन सी प्रक्रिया मदद करेगी? जलना। अगला क्वेश्चन, पवन ऊर्जा को ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्यों माना जाता है? क्योंकि ये पवन चक्की को घुमा सकता है, क्योंकि ये पानी उठाने में मदद करता है, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध है और लंबे समय से उपयोग किया जाता है, या फिर क्योंकि ये पृथ्वी के असमान तापन के कारण उत्पन्न हुआ। तो पवन ऊर्जा को ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्यों माना जाता है? क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध होता है और लंबे समय से उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया समुद्री लहरों से ऊर्जा निष्कर्षण की व्याख्या करती है? बिजली उत्पन्न करने के लिए तरंगों की गतिज ऊर्जा का उपयोग करना, बिजली उत्पन्न करने के लिए तरंगों की तापीय ऊर्जा का उपयोग करना, बिजली उत्पन्न करने के लिए तरंगों की रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करना, या फिर बिजली उत्पन्न करने के लिए तरंगों की विद्युत ऊर्जा का उपयोग करना। तो समुद्री लहरों से ऊर्जा निष्कर्षण की व्याख्या बिजली उत्पन्न करने के लिए तरंगों की गतिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ना कि तापीय, रासायनिक या फिर विद्युत। तो कौन सी व्याख्या करती है कि गतिज ऊर्जा का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित उपग्रहों तथा अन्वेषक युक्तियों में मार्स ऑर्बिटरों प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किसका किया जाता है? तो प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? सन। उसके बाद अगर हम देखें तो वो क्या होगी? सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग, तापीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? वो होता है तापीय प्रभाव का। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? कोयला है, लकड़ी है, सौर ऊर्जा है, या फिर चंद्रमा है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? वो है सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा या फिर हम देखें बायोगैस। तो बायोगैस का जो स्रोत नहीं है वो मैंने अभी बताया था, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला। तो कौन सा नहीं होगा? नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होता है, क्या होता है? 15 किलोमीटर पर हावर। तो पवन चक्की में उपयोग ऊर्जा प्राप्त का पवन का न्यूनतम वेग कितना होगा? 15 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन,
ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? कोयला, जल, सूर्य या फिर परमाणु? तो अनंत स्रोत है, तो अनंत स्रोत क्या होगा? वो होगा सूर्य। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा होगी? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस? तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होगी? वो होगी सौर ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक है? सिलिकॉन, क्रोमियम, यूरेनियम या फिर एल्यूमिनियम? तो नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपयोगी होता है? वो होता है यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? एथेनॉल, गाय का गोबर, परमाणु ऊर्जा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, एथेनॉल भी नहीं है, गाय का गोबर है, परमाणु ऊर्जा भी नहीं है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एथेनॉल और परमाणु ऊर्जा दोनों ही बायोमास ऊर्जा के स्रोत नहीं हैं, जबकि गाय का गोबर बायोमास ऊर्जा का स्रोत है। तो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलो हमारा आज का सेशन यहीं कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।